हाय, स्वागत है आप सभी का। 10th के वास्तविक संख्या एक चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए मैं लेके आया हूँ शुद्ध हिंदी में, जिसमें मैं हिंदी में यहाँ पे मैथ पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पे आप सभी को किसी भी तरह का कोई परेशानी या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये क्लास स्टार्ट किया, जिसमें पूरा का पूरा प्योरली हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। तो वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या क्या होता है? तो ध्यान दीजिए कि रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर है, रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर है, उस नंबर को छोड़ के सभी संख्याएं जो होती है तो वास्तविक संख्या होती है। सीधा सा जानना है, रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर है, उस नंबर को छोड़ के जितने सारे संख्या आपके होंगे, सारे के सारे संख्या वास्तविक संख्या होंगे, जिसके बारे में आपने 9th में बहुत कुछ पढ़ा होगा। यहाँ पे जो जरूरी है उन जरूरी चीजों को जान लिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर ही लेते हैं, प्राकृत संख्या से स्टार्ट कर ही लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होता है? तो गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। याद रखिए कि गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसको n से सूचित किया जाता है। तो n इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यह है सो अनंत तक गिनती की संख्या को अनंत तक गिना जा सकता है। तो अनंत तक के पूरे संख्याओं को बोला जाता है प्राकृत संख्या बोला जाता है। अब बात करते हैं दूसरा कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो शून्य को सम्मिलित कर गिनती के पूरे संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। तो याद रखिए, हमेशा याद रखिए इस चीज को कि शून्य को सम्मिलित कर गिनती के सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। W इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यह भी अनंत तक होते हैं। ये दो बात जान लिया। उसके बाद तीसरा बात कर लूं तो पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या की बात करूं तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक गिनती के संख्याओं तथा शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको I से जनरली I या Z दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। I से भी किया जाता है, Z से भी किया जाता है। ये जो होते हैं सो पूर्णांक संख्या जो होते हैं सो इसको 3 प्रकार का माना जाता है। पूर्णांक संख्या जो होंगे सो 3 प्रकार के होंगे। एक होंगे धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या, और एक जो होंगे सो ऋण पूर्णांक संख्या होंगे, ऋण पूर्णांक संख्या।
तो एक होते हैं धन पूर्णांक संख्या, एक होते हैं ऋण पूर्णांक संख्या। यानी जितने सारे धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जैसे कि +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, डॉट 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 जो भी है, या -1 है, इधर -2, -3, -4, यानी यह ऋणात्मक चिन्हों के साथ जितने सारे संख्या बने सो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या, जो धनात्मक चिन्हों के साथ बने सो धन पूर्णांक संख्या, और एक जो होते हैं जिसको कहा जाता है शून्य पूर्णांक संख्या। शून्य को बोला जाता है शून्य पूर्णांक संख्या, यानी इसमें सिर्फ 0 यानी एक ही ये नंबर होते हैं। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई। सम और विषम की बात करूं तो जो 2 से विभाज्य है उसे सम कहा जाता है, जो विभाज्य नहीं है उसे विषम कहा जाता है। अब है अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसा संख्या जिसके एक और खुद के अलावा कोई और गुणनखंड या उसके फैक्टर न हो तो उसे बोला जाता है अभाज्य या प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया प्राइम नंबर, 5 हो गया प्राइम नंबर, 7 हो गया। इसके एक और खुद के अलावा कोई और भी अंक से डिविजिबल नहीं होते हैं, भाग नहीं लगते, भाज्य नहीं होते, वो अभाज्य संख्या होती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, जो यहाँ पे जरूरी है। परिमेय और अपरिमेय संख्या जानना जरूरी है, वो जानने के बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो भी आपका है। वैसे मेरा इरादा नहीं था हिंदी में बताने का, लेकिन लॉकडाउन बहुत लंबा चल रहा है, जिसके कारण किसी भी बच्चे का कुछ भी न छूटे पढ़ाई, इसके लिए सिर्फ बोर्ड वाले स्टूडेंट का हिंदी में मैंने स्टार्ट किया। अभी आगे मैं अपने टाइम अकॉर्डिंग देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? तो वैसा संख्या, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, जहां p तथा q के कोई सार्वगुणनखंड न होंगे, सार्वगुणनखंड न हो, न p/q है इधर q न हो, तथा एक और बात q जो हो तो 0 न हो, तो उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। बात आ गया परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या यानी वो सारी की सारी संख्या जहां पे क्या हो, p और q के कोई सार्वगुणनखंड न हो, तथा वो पूर्णांक हो, तथा वह पूर्णांक संख्या हो। ये भी बात याद रखो कि वो जो p/q है तो पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तब लिखो q ≠ 0 होना चाहिए। इन सब केसों की बात आती है। तो अब ये जाके हमारा परिमेय संख्या बना, तो क्या हो सकता है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या हो सकता है 3, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसको मैं 3/1 लिख सकता हूँ। 0 हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं, मैं बटा लिख सकता हूँ। ठीक है, √3 हो सकते हैं कि नहीं? तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए ये नहीं हो सकते। हमें हमेशा पूर्णांक संख्या लिखना है। -7 हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं, /1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1.7 है तो हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे 17/10 हो गया। तो ये सारी की सारी संख्या पूर्णांक परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या क्या होगी? तो जो रूट में आता है या जिसका डेसिमल एक्सपांशन यानी दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत हो या जो संख्या रूट में हो, तो वो सारी की सारी संख्या जो होती है सो अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या की बात करूं तो डिफिनीशन आप सेम लिख लेना, नहीं तो मैं बोल देता हूं, सुन लो कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में न लिख सके, ठीक है, तथा p/q के रूप में न लिखा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके साथ साथ नीचे ये भी लिख दीजिए कि रूट के अंदर अगर कोई पूर्णांक संख्या है या कोई धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है, तो रूट अंडर अगर कोई संख्या है तो वो संख्या हो जाएगी सो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या वैसा संख्या, वैसा भिन्न जिसका दशमलव प्रसार, भिन्न नहीं, जिसका दशमलव प्रसार अगर कोई डेसिमल वाला नंबर, उसका दशमलव प्रसार अगर ऐसा आता है 7.2532956 कुछ भी आ रहा है, डॉट डॉट कुछ भी आ रहा है, यानी खत्म नहीं हो रहा है, अशांत हो रहा है, तो ये भी
अपरिमेय संख्या होगी। रूट में जितने सारे नंबर होंगे जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सके, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है तो ये नहीं होगा, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सके और रूट में है वो सारा का सारा अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो हमारा क्या चैप्टर है, सो टाइम जो है, सो टाइम 10 मिनट बीत चुके हैं हमारे थ्योरी के क्लास में। ठीक है, ज्यादा थ्योरी में टाइम ना देते हुए मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि बेसिक जो जरूरी थी वो सब मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, एक्सरसाइज 1A की बात करता हूं। एक्सरसाइज यहाँ पे 1A है। 1A का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी रिक्त स्थान को भरे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फर्स्ट टाइम मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, अगर कोई त्रुटि रह जाता है तो आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन है कि यदि, अच्छा एक चीज इससे पहले और जान लेते हैं, हम यहाँ चैप्टर स्टार्ट किए तो एल्गोरिथम क्या होता है और लेमा क्या होता है वो भी जान लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, तो ऐसा चरणबद्ध तरीका जिस तरीका से हम किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी चीजों को हम क्या है स्टेप बाय स्टेप मेथड से हम उसको कंक्लूड कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। जैसे उसका डिफिनीशन देखो एल्गोरिथम का, तो वो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का चरणबद्ध प्रक्रिया। ठीक है, एक विशेष प्रकार का चरणबद्ध प्रक्रिया, एक विशेष प्रकार का चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसको एल्गोरिथम कहते हैं। और लेमा क्या होता है, तो किसी सत्यापित कथन के सहायता से किसी दूसरे कथन को सत्यापित करना लेमा कहलाता है। तो लेमा क्या होता है, तो लेमा के बारे में मैं बता दूं तो किसी किसी नहीं लिखो, एक लेमा क्या होता है, एक सत्यापित कथन होता है, कथन जिसके द्वारा किसी दूसरे कथन को सत्यापित किया जाता है, कथन को सत्यापित किया जाता है। तो क्या होता है, लेमा क्या होता है, तो कोई ऐसा एक सत्यापित कथन है जिसके द्वारा आप किसी और कथन को सत्यापित करते हो। एल्गोरिथम क्या एक विशेष प्रकार का चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी चीजों के या किसी स्टेटमेंट के एल्गोरिथम को लिखते हैं। अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना होता है यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम, यानी भाग का एल्गोरिथम पढ़ना होता है। तो भाग में आप कुछ चीज जानते होंगे। भाग में क्या क्या होता है, तो भाज्य होता है, भाजक होता है, भाज्य होता है, उसके बाद क्या होता है, भाजक होता है, भागफल होता है और शेष होता है। ये 3-4 चीज होते हैं, इस 4 चीज के बारे में जानते हैं। तो हमेशा देखिए बीच में जो होता है आपका भाज्य होता है, उसको किसी भाजक से भाग करते हैं तो आपको इधर भागफल प्राप्त होता है और नीचे कुछ भी बचता है यहाँ पे उसे शेषफल कहते हैं। ठीक है, बचपन में आप ये भी पढ़ा होगा आपने कि भाज्य बराबर होता है तो भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष होता है। ठीक है, अगर माना अगर ए तथा बी, ए और बी दो संख्या है, जहां ये भी लिख देते हैं कि ए जो है सो बी से बड़ा है, तो आपको भाग का एल्गोरिथम प्राप्त होगा। कैसा एल्गोरिथम प्राप्त होगा, देखो भाग का एल्गोरिथम जो प्राप्त होगा, ए यानी भाज्य बराबर भाजक यानी बी और भागफल को क्यू से रिप्रेजेंट कर दो, कोसेंट होता है, और प्लस शेष यानी प्लस आर। तो यही भाग का एल्गोरिथम होता है। तो इस भाग के एल्गोरिथम को ध्यान रखना। अब जाके पहला क्वेश्चन को देखो, तो पहला क्वेश्चन कह रहा था यदि b इक्वल टू AC है, यदि b बराबर है AC, तो b a का डैश होगा, डैश है।
अब देखो b बराबर है AC का, तो b a का क्या होगा, तो b जो होगा सो a का क्या होगा सो बताना। ठीक है, तो b a का क्या होगा, तो ये बताना है कि ये जो b है सो a का क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर था, मैं r को गायब कर दिया। a बराबर बी क्यू है, मतलब क्या है कि b से a है सो डिविजिबल होगा, भाज्य होगा, भाग लग रहा होगा पूरा पूरा। तो ये बड़े टर्म होंगे, ये छोटे टर्म होंगे, तो छोटा टर्म जो होता है सो बड़े टर्म का क्या होता है, यहाँ पे कह रहा b जो है सो a का क्या होगा, बड़ा टर्म छोटे टर्म का क्या होता है, तो बड़ा टर्म जो होता है छोटे टर्म का अगर पूरा पूरा भाग लग रहा है तो बड़ा टर्म जो होता है छोटे टर्म का भाजक गुणज होता है, उसको गुणज बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गुणज होगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एल्गोरिथम में दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर है, साथ ही साथ बता दिया कि a बराबर 72 है, b बराबर 9 है, तो r बराबर व्हाट, r क्या होगा। तो देखो इसको बना रहे हैं, तो a बराबर 72 है यानी 72 है, b है 9 है, तो 9 8 72 पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल क्या बचा हमारा 0, तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे r बराबर 0 हो गया। कितने मजेदार क्वेश्चन है, समझ में आपको आ रहा होगा। आज लाइव चैट का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आज लाइव चैट में आप नहीं जुड़ सकते हो। अगर है यदि, देखो क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, साथ ही साथ दे रहा है कि b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 1 है, तो a बराबर क्या होगा। तो आप भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला जानते हो कि क्या होता है, भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला जानते हो कि क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो a का वैल्यू निकालना है, तो b 4 है इंटू q 5 है प्लस 1, तो 4 5 20 और 1 21 इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, कितना आसान है, मजेदार है। ठीक है, अभी तो 17 मिनट ही हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया इस तरह से। क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन तो यहाँ हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड रोमन में था, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है वही भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर है, साथ ही साथ कह दिया कि a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1, तो q इज इक्वल टू 0। q इज इक्वल टू आपको निकालना है q आपको पता करना है कि इसका q जो होगा सो क्या होगा। भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर है में a बराबर 37, b बराबर इतना और q आपको निकालना है, q आपको इसका निकालना है जो क्या होगा। ठीक है, तो देखो आप जानते हो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, तो a आपको दे रहा है 37 बराबर b आपको दे रहा है 4 गुने q प्लस 1 है, ये इधर आएगा तो 36 बराबर 4 q है, तो q बराबर क्या हो जाएगा 36/4, तो ये हमारा 9 आ गया, कंप्लीट है। तो q का वैल्यू कितना आ गया, तो q का वैल्यू यहाँ पे 9 आ गया, बी क्यू प्लस आर, q का वैल्यू आपको 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, दो ही क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाले में, मैं बता ही दूं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 92 इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस आर, तो मौसा निकालना है। ये क्वेश्चन तो आधा अधूरा दिख रहा है मेरे को में, अच्छा ये क्वेश्चन आधा अधूरा दिख रहा है, मैं बताऊंगा फिर दोबारा। 6 में कह रहा है 42 बराबर दे रहा है 35 गुने 1 प्लस 7 और 35 बराबर दे रहा है 7 गुने 5 प्लस 0,
तो मौसा बताना है। तो कभी भी एल्गोरिथम जिसमें आर का वैल्यू 0 आ जाता है उसका जो बी होता है उसका मौसा होता है। तो मौसा इसका क्या हो गया 7 हो गया। उसी तरह इसमें भी होगा 92 इक्वल टू यानी 12 गुने 7 प्लस 8 है। तो मौसा निकालना है, इसका मौसा कितना होगा तो मौसा ही निकालना है। चलो कोई बात नहीं, एल्गोरिथम में वो केस आते हैं तो मौसा ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा इतना हो गया। तो अगले स्टेप में 12 बराबर हो जाएगा, ऐसे मौसा निकाल दो ना। तो 92 है, 92 है और 12 है। तो 12 सते 84 बच गया 8। तो 12 8 एकम 8 तो बच गया 4 4 8 4 दूना 8। तो इसका मौसा जो हो जाएगा तो मौसा इसका हो जाएगा सो कितना हो जाएगा, ये आर बराबर यहाँ पे 8 था तो मौसा जो बराबर होगा सो इसका मौसा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मौसा ही निकालना था तो मौसा हो गया उसका 4 हो जाएगा। जिसके स्टेटमेंट के बारे में पूरा का पूरा जो है अभी वही जो क्रमबद्ध स्टेटमेंट जो मैंने बोला उन चीजों पर डिटेल अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसको अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो ये रिक्त स्थान के पूर्ति करने वाले जितने सारे क्वेश्चन थे उसको आपने देखा कैसे बनाया जाता है या कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है a बराबर 10 है, b बराबर 3 है। तो इसमें बताना है कि q और r बताना है कि किसका q और r क्या होता है, इसका q और r क्या होगा सो बताना है। तो इसको पहले हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे 3 तिहाई 9 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, भाग एल्गोरिथम से हम जान रहे हैं a बराबर बी क्यू प्लस r होता है। यहाँ लिख दो भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो उसी तरह 10 बराबर जो होगा सो 3 गुने q का वैल्यू क्या है 3 प्लस 1, यानी आप लिख सकते हो अतः q बराबर q के जगह पे क्या आया 3 आया और r बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से आपका दूसरा नंबर सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर मौसा ज्ञात करना है। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर मौसा ज्ञात करें। और पहला क्वेश्चन है 252 तथा 1540। इसका मौसा ज्ञात करना है। डिवीजन एल्गोरिथम का यूक्लिड एल्गोरिथम मतलब वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 1540 जो है सो बड़ा है 252 से, ये बात तो समझ में आ रहा है। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, ये बटा नहीं है, a और b मान लिया सो बता दिया। अब देखो चूंकि भाग एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड भाग एल्गोरिथम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसको पहले मौसा इधर निकाल लेते हैं। 252 है और 1540 है। काहे कि हमको a तो पता है जो a 1500 आपका 40 है, 1540 a है। b भी आपको पता है कि 252 है, लेकिन q क्या होगा सो तो फाइंड करना होगा। अब q क्या आता है सो इसको डिवाइड करते हैं। 25 छक्का 150 और 6 दूनी 12 नहीं होगा। तो 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पंचे 25 और 1 26, अब 5 दूना 10 और 2 12, 0 8 2 280, 6 बार में लग सकता है। ठीक है, 6 बार में ट्राई करते हैं। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 1 31 और 6 दूना 12 और 3 15। तो बचता है यहाँ पे 28। तो 28 बचते हैं। तो यहाँ पे यानी 6 प्लस 28,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो r नॉट इज इक्वल टू 0, r आपका 0 नहीं आया। r जब 0 नहीं आया तो क्या होगा, तो फिर a बराबर a, अब देखो अगले टर्म में जो आपका b जो होगा सो आपका a हो जाएगा, हमेशा याद रखना b जो होता है सो a हो जाता है। a बराबर 252 तथा और b जो होता है सो रिमाइंडर हो जाता है, तो 28 लेते हुए भाग एल्गोरिज्म a बराबर BQ प्लस आर से, फिर से करते हैं a बराबर BQ प्लस आर। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा आपका 252 यहाँ पे चला आया, तो 252 बराबर 28 गुने क्यू का वैल्यू क्या आता है, क्यू का वैल्यू क्या आता है, इसको डिवाइड करो, फिर से नामा लग जाना चाहिए, तो 8 9 72 और 9 दूनी 18 और 7 25, कैंसिल। तो यानी 9 से ट्राई करने पर r हमारा 0 आ गया, r इज इक्वल टू 0। अतः HCF बराबर कितना आ गया, तो जब भी r बराबर 0 आ जाए तो उसके b को HCF माना जाता है, तो r बराबर इसका ये HCF बराबर 28 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, दिक्कत हो तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना स्क्रीनशॉट करके, और इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और उस ग्रुप पे आप इस सारे हर एक सब्जेक्ट का हिंदी में भी नोट्स पा सकते हैं, नोट्स मिल जाएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा का पहला, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। तो यही चीज दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या होगा सो इस रूप में होगा। तो माना कोई धनात्मक संख्या, माना a कोई धनात्मक विषम संख्या है, धनात्मक विषम संख्या है, a कोई धनात्मक विषम संख्या है जहां b इक्वल टू 4 मान लिया, जनरली वही मान लेंगे जो b में दिया हुआ है, तो r क्या हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी r का क्या है, तो r जो होगा, r का वैल्यू, सो हमेशा याद रखना कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा, b से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। इस चीज को हमेशा के लिए याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। तो संभव r बराबर क्या हो जाएगा, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, यही हो सकता है। अब है कि विषम होने के शर्त से, तो देखो 4q है, सो हमेशा क्या है, 4q है, तो 4 गुने q, तो 4q यानी 4 सम संख्या है, तो सम को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ही होगा। तो विषम संख्या कब हो सकता है, जब r का मान 1 हो, r का मान 3 हो, जैसे तो विषम संख्या के शर्त से a बराबर क्या होगा, 4q अगर रहता तो सम, 4q प्लस 2 रहता तब पर विषम, तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 सत्यापित हुआ। बस इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन यहीं पे दिखाया है। दिखाइए किसी धन पूर्णांक का वर्ग